द हिंदूज के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। इस हफ्ते अमेरिका और ईरान ने एक 14 पैराग्राफ के समझौते के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके तहत होर्मुज जलदमरू मध्य को खोला जाएगा, प्रतिबंध खत्म होंगे और परमाणु मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन सवाल है कि क्या इस्लामाबाद एमओयू टिक पाएगा, खासकर तब जब इजराइल और वॉशिंगटन दोनों ही जगह इसका भारी विरोध हो रहा है। G7 शिखर सम्मेलन के इतर ट्रंप और मोदी के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए हुई मुलाकात के बाद अब बड़ा सवाल यह है, युद्ध के बाद और इस नए समझौते के बाद बने नए पावर स्ट्रक्चर को देखते हुए भारत को खाड़ी क्षेत्र में अपने संबंधों को किस तरह नए सिरे से ढालना होगा। नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये युद्ध ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हफ्ते इसका अंत केवल अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते के साथ हुआ है। अब जब वार्ताकार 60 दिनों की समय सीमा के भीतर एक अंतिम समझौते पर काम कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था आगे काम करेगी और इसका भारत के लिए क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बताती हूं वे 5 मुख्य बातें जिनकी वजह से यह समझौता अभी भी फेल हो सकता है, और 5 तरीके जिनसे भारत इस समझौते से प्रभावित हो रहा है। शुरुआत करते हैं खुद इस एमओयू से, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय महल में डिनर से ठीक पहले बड़े भव्य अंदाज में दस्तखत किए। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने तेहरान से वर्चुअली इस पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इस पर दस्तखत किए, जो इस पूरे मामले में मुख्य मध्यस्थ रहे हैं और अब इस समझौते के गारंटर भी हैं। तो इस्लामाबाद एमओयू पर इन 3 नेताओं के दस्तखत हैं। इसके कई वर्जन सामने आ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी एक ब्रीफिंग में इसकी बारीकियों को पढ़ रहे थे और ईरानी सरकार ने तो असल दस्तावेज को सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। जिन पत्रकारों ने अमेरिकी और ईरानी दोनों वर्जन देखे हैं, उनका कहना है कि दोनों में मूल बातों के स्तर पर कोई खास अंतर नहीं है, हालांकि लिखने की शैली में थोड़ा फर्क जरूर है। समझौते की 5 मुख्य बातें, इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं? सिलसिलेवार तरीके से इसके बड़े पहलुओं को समझते हैं। 1. युद्ध विराम। ये युद्ध विराम समझौता केवल ईरान और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए ही नहीं है, बल्कि लेबनान के लिए भी है। इसका मतलब है कि इसे कामयाब बनाने के लिए इजराइल और हिजबुल्ला दोनों को इसका पालन करना होगा। 2. होर्मुज जलडमरू मध्य। अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर की गई अपनी नाकाबंदी को खत्म करेगा। ईरान इस जलमार्ग से बारूदी सुरंगें हटाने का काम शुरू करेगा और 30 दिनों के भीतर जहाजों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देगा। इसके बाद ईरान और ओमान इस चोक पॉइंट के भविष्य के प्रशासन को लेकर बातचीत करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक होगी, लेकिन इसमें अन्य खाड़ी देशों से भी सलाह ली जाएगी। 3. प्रतिबंध और पुनर्निर्माण। अमेरिका 60 दिनों के भीतर ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा, ईरानी फंड बहाल करेगा और खाड़ी देशों के साथ मिलकर $300 अरब के पुनर्निर्माण कोष के लिए काम करेगा, जिसका जिक्र इस एमओयू में किया गया है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये इस बात का परोक्ष इशारा है कि ये एक तरह का हर्जाना है, यानी अमेरिका की ओर से ये स्वीकार करना कि ये युद्ध गलत था और इसलिए ईरान की मदद की जा रही है। 4. परमाणु प्रतिबद्धताएं। ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ना तो इन्हें विकसित करेगा और ना ही कहीं से हासिल करेगा। ईरान और अमेरिका अब समृद्ध यूरेनियम के स्टॉक जैसे जटिल परमाणु मुद्दों पर बातचीत शुरू करेंगे। 5. तेल छूट और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी। अमेरिका ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के साथ साथ इस निर्यात के लिए जरूरी बैंकिंग, बीमा और शिपिंग के लिए
तुरंत प्रतिबंधों में छूट पर दस्तखत करेगा। आगे चलकर अगर 60 दिनों में कोई अंतिम समझौता हो जाता है, जैसा कि JCPOA के समय हुआ था, तो इसे भी मंजूरी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भेजा जाएगा। पांचवा कारण जिनकी वजह से समझौता फेल हो सकता है, ये तो हुआ इस समझौते का ढांचा, लेकिन इस समझौते को असली खतरा कहां से है? इसे बिगाड़ने वाले तत्व कौन से हैं? एक, इजराइल के साथ टकराव। इस समझौते को सबसे बड़ा खतरा खुद इजराइल से है, जो इस पूरे घटनाक्रम में काफी नुकसान में दिख रहा है। इजराइल को बातचीत से बाहर रखा गया था और वो अमेरिकी सरकार के साथ टकराव की राह पर है। इस हफ्ते G7 में बोलते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि वे इजराइल से अभी भी नाराज हैं, क्योंकि इजराइल ने उसी दिन बेरूत पर बमबारी की थी जिस दिन इस समझौते का ऐलान होना था। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि समझौता साइन होने से ठीक 2 घंटे पहले लेबनान के बेरूत में हमला किया गया। ये ऐसा नहीं था कि दक्षिणी हिस्से में हुआ हो। आप जानते हैं, ये बेरूत में हुआ था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने उन्हें जता दिया कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। याद रखिए कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस साल के अंत में चुनावों का सामना करने वाले हैं, इसलिए उन पर घरेलू स्तर पर काफी दबाव है। अपने जवाब में काफी आक्रामक दिखें। כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, עם הסכם, בלי הסכם, איראן לא יהיה נשק גרעיני. איראן דהרה לגרעין. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, השמדנו טילים, ריסקנו את מפעלי הגרעין. גרמנו נזק אדיר לכלכלת איראן, קרוב לטריליון דולר. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אם לא היינו פועלים בדרך הזאת, לאיראן כבר היו פצצות אטום. שינינו את כל תורת הביטחון שלנו. जब इजरायली कैबिनेट मंत्रियों ने विशेष रूप से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इस पर तीखा पलटवार किया। नंबर 1, डोनाल्ड J. ट्रंप पूरी दुनिया में इस वक्त इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इजराइल देश के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और वे दुनिया की महाशक्ति के प्रमुख भी हैं। अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो मैं दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी पर हमला करने की गलती नहीं करता। और इजराइल में जिस किसी को भी लगता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो उन्हें जागने और जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है कि उनका देश किस स्थिति में है। तो इस तरह वहां दोनों पक्षों के बीच काफी जुबानी जंग चल रही है। 2, क्षेत्रीय प्रॉक्सी। हमें याद रखना चाहिए कि अगला बड़ा खतरा इस क्षेत्र के भीतर सक्रिय उन समूहों से हो सकता है जिन्हें ईरान का समर्थित समूह या प्रॉक्सी माना जाता है, जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूथी। हो सकता है कि वे लेबनान पर तो बात ना करें, लेकिन वे गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर इजराइल को निशाना बनाना जारी रख सकते हैं। याद रखिए, कोई भी एक आतंकवादी हमला इस पूरे समझौते को हवा में उड़ा सकता है। 3, घरेलू कट्टरपंथी। तीसरा बड़ा खतरा अमेरिका और ईरान दोनों देशों के भीतर मौजूद कट्टरपंथियों से है। ट्रंप और पेजेशकियन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका में ईरान विरोधी रिपब्लिकन नेताओं ने पहले ही अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है, खासकर ईरान को दिए जाने वाले संभावित फंड को लेकर। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वे उस देश से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं जिसे वे दुश्मन कहते हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने नतीजों की जिम्मेदारी ईरानी राष्ट्रपति पर छोड़ दी है। 4, खाड़ी देशों का असंतोष। चौथा खतरा होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रशासन के तंत्र को लेकर है। इस समझौते और ईरान ओमान के बीच होने वाली बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि ये जलमार्ग 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जा रहा है। इसलिए खाड़ी देश इससे नाराज हो सकते हैं। अगर बातचीत उनके मुताबिक नहीं रही तो वे भी इस समझौते को पटरी से उतार सकते हैं। 5, अमेरिका का पिछला रिकॉर्ड। पांचवा कारण यह है कि पुराना अनुभव दिखाता है कि अमेरिका अक्सर बातचीत की मेज पर ही बमबारी करता रहा है, यानी जब बातचीत चल रही हो तब भी उसने ईरान पर हमले किए हैं।
ये देखते हुए कि ट्रंप खुद JCPOA समझौते से बाहर निकल गए थे, जिस पर अमेरिका और अन्य देशों ने 2015/2016 में दस्तखत किए थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इसे मंजूरी दी थी, तो अमेरिका को ऐसा दोबारा करने से कौन रोक सकता है। वहीं ईरान की तरफ से खतरा यह है कि अगर इस समझौते से तेहरान मजबूत होता है, विशेष रूप से अगर इसे एक तरफा देखा गया, तो इससे IRGC को इजराइल और खाड़ी में अपने अन्य विरोधियों जैसे UAE के खिलाफ कार्रवाई करने का बढ़ावा मिल सकता है। 5 तरीके जिनसे भारत प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये MOU अपनी जगह बना रहता है और अंतिम समझौते की तरफ बढ़ता है, तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? 1. नाविकों की सुरक्षा। इस क्षेत्र में शांति से जाहिर तौर पर हर किसी को मदद मिलती है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने इस संघर्ष का भारी आर्थिक नुकसान झेला है और इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के जीवन और आजीविका पर भी खतरा मंडरा रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में इस समझौते का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। दुनिया भर में 3 लाख और अकेले इस जलडमरू मध्य व खाड़ी क्षेत्र में 18,000 से अधिक भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिछले हफ्ते अमेरिकी हमलों में मारे गए 3 भारतीय नाविकों का सीधा जिक्र नहीं किया और जब एक पत्रकार ने इस पर सवाल पूछा, तो ट्रंप ने कोई माफी या संवेदना नहीं जताई। सुनिए ये बातचीत। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों की संख्या में भारतीय नाविक काम कर रहे हैं और वे होर्मुज जलडमरू मध्य सहित वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष में संभावित शांति के साथ इतिहास बन रहा है। मुझे ये पत्रकार पसंद आया। ये कौन है? क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? मुझे आपके रिपोर्टर पसंद हैं। ये मेरे यहाँ वालों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की दुखद मौत भी हुई है सर। पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना का कोई शब्द? हाँ बिल्कुल, मैंने इस बारे में सुना है। ये एक कठिन पेशा है, इसमें कोई शक नहीं है और हम इस पर मिलकर काम करते हैं। ऐसा हमेशा से होता आया है, लेकिन हम इस पर मिलकर काम करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम उन सभी लोगों से प्यार करते हैं। वे बेहतरीन लोग हैं। 2. तेल का खेल और बदलते नियम। दूसरा असर यह है कि होर्मुज के खुलने और ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटने के कारण तेल की कीमतें पहले ही नीचे आ रही हैं, जो एक बड़ी राहत है। लेकिन ईरानी तेल भारत तक आने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि भारत ने 2019 में इसका आयात बंद कर दिया था और अभी उसे अपनी रिफाइनरियों को इसके लिए दोबारा तैयार करना होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस के लिए प्रतिबंधों की छूट को आगे नहीं बढ़ाया है और हम इसके बारे में वर्ल्ड व्यू पर अक्सर बात करते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत को एक बार फिर ये तय करना होगा कि क्या वो रूसी तेल को दोबारा छोड़ दे। इसके अलावा खाद्य पदार्थों और उर्वरकों के दाम भी नीचे आने की उम्मीद है, जो राहत की बात है। 3. भारत ईरान संबंधों का पुनर्मूल्यांकन। भारत ईरान संबंधों को अब नए नजरिए से देखना होगा। अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लौटता है, जैसा कि ये MOU इशारा कर रहा है, तो एक बहुत अधिक आत्मविश्वासी ईरानी शासन नई दिल्ली से उसके पिछले सभी फैसलों पर सवाल कर सकता है, जैसे ईरानी तेल छोड़ना या हाल ही में चाबहार में अपनी दिलचस्पी कम करना। तो सवाल ये है, क्या भारत इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करेगा और क्या ईरान इसके लिए उतना ही सहयोगात्मक रुख अपनाएगा? इसके अलावा युद्ध के दौरान भारत के रुख पर भी सवाल उठेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल और फिर UAE का दौरा करना, जहां उन्होंने उन्हें पूरा समर्थन दिया, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की ना तो खुलकर निंदा की और ना ही समर्थन किया। तो इन सभी कदमों को अब दोबारा परखा जाएगा। इस हफ्ते ब्रिक्स NSA की बैठक होने वाली है, जिसमें ईरान के NSA भी शामिल होंगे और इस साल के अंत में दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन भी है, जिसके लिए राष्ट्रपति पेजेशकियन को आमंत्रित किया गया है। तो ये मौके भारत ईरान संबंधों में एक नई शुरुआत दे सकते हैं। 4. पश्चिम एशिया नीति की समीक्षा।
पूरी खाड़ी क्षेत्र यानी सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। याद रखिए, यूएई सऊदी अरब के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। कतर, ओमान और ईरान बहुत करीब आ चुके हैं। और चूंकि अमेरिका उन देशों की रक्षा करने में नाकाम रहा जहां उसके खुद के सैन्य ठिकाने थे, इसलिए कई देश अपनी सुरक्षा पर दोबारा विचार कर रहे हैं, जिससे तुर्की, पाकिस्तान, यहां तक कि यूक्रेन जैसे देशों के साथ नए सौदे हो रहे हैं, जिन सभी के साथ भारत के रिश्ते काफी जटिल हैं। इसलिए इस पर फिर से विचार करना होगा। 5. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय बदलाव या पाकिस्तान की भूमिका। भारत को अपने खुद के क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया में हो रहे बदलावों पर विचार करना होगा। इन बातों को मैं संक्षेप में समझाती हूं। कतर के साथ मिलकर मुख्य मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की सफल भूमिका, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के साथ मिलकर उसका चौकड़ी को सक्रिय करना और चीन से मिला समर्थन, इन सब ने वाकई पाकिस्तान के हौसले बढ़ा दिए हैं। इससे पाकिस्तान की छवि अपनी समस्याओं से घिरे देश से बदलकर दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने वाले देश के रूप में बनी है। नतीजतन यूरोपीय संघ और मध्य एशियाई देशों के नेता पिछले हफ्तों में इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे संयुक्त बयान जारी किए हैं जिनमें वो भाषा शामिल है जिसे पाकिस्तान डालना चाहता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पर। अब ये वो जगह है जहां भारत की चिंताएं बढ़ती हैं और भारत ने इस पर विरोध भी जताया है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल और मालदीव जैसे अन्य पड़ोसी देश भी पाकिस्तान की इस भूमिका को स्वीकार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आखिरकार भारत को इस बात पर बहुत बारीक नजर रखनी होगी कि अमेरिका इस क्षेत्र में क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पश्चिम एशिया की तरफ खींच रहा है, जबकि इंडो पैसिफिक और क्वाड से थोड़ा पीछे हट रहा है। इस हफ्ते इंडो पैसिफिक कमांड इंडो पेक का नाम बदलकर वापस पेकॉम करने का ऐलान, यानी इंडो शब्द को हटा दिया गया है, जैसा कि 2018 तक हुआ करता था। महज एक नाम बदलने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इस हफ्ते G7 के इतर मोदी की ट्रंप के साथ बातचीत में काफी गर्मजोशी तो दिखी, लेकिन कोई बड़ी सफलता या इस बात पर स्पष्टता नहीं मिल सकी कि दोनों देशों के रिश्ते वास्तव में इस समय कहां खड़े हैं। वर्ल्ड व्यू का नजरिया और पढ़ने की सिफारिशें। वर्ल्ड व्यू का इस पर क्या नजरिया है? ईरान पर हमलों के ठीक 3 महीने बाद अमेरिका ईरान MOU का सामने आना पहली बात तो ये दिखाता है कि ये पूरा संघर्ष कितना बेकार और निरर्थक था, लेकिन ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अगर एक तरफा और वैश्विक सहमति के खिलाफ ऐसे युद्ध शुरू करने वालों को जवाबदेह नहीं ठहराया गया तो क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद कम ही रहेगी। भारत के लिए इस युद्ध के नतीजे और जो शांति वार्ता चल रही है उसके मायने बहुत बड़े हैं। इसके लिए भारत को एक बहुत ही कम पक्षपाती और बहुत अधिक सक्रिय विदेश नीति की जरूरत होगी, न केवल पश्चिम एशिया के लिए बल्कि दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत के लिए भी। और अब समय है वर्ल्ड व्यू की तरफ से कुछ किताबें पढ़ने की सिफारिशों का। और मुझे पता है कि ये एपिसोड काफी लंबा हो गया है, लेकिन मैं फिर भी ये नाम आपको दे देती हूं। लूजिंग एन एनिमी, ओबामा, ईरान एंड द ट्रायम्फ ऑफ डिप्लोमेसी, ये त्रीता पारसी द्वारा लिखी गई है। ये JCPOA पर एक नजर डालती है जो आने वाले हफ्तों में मददगार साबित हो सकती है। विशेष रूप से आप टकर कार्लसन के साथ ट्रीटा पारसी का YouTube इंटरव्यू भी देख सकते हैं, जो काफी जानकारी से भरपूर है, और उनके खुद के सबस्टैक पर इस डील को लेकर लिखा गया लेख भी पढ़ सकते हैं। ऑल द शाह's men, an American coup and the roots of Middle East terror, स्टीफन किन्जर ने लिखी है। ये 1953 के तख्ता पलट पर एक नजर डालती है और बताती है कि वास्तव में अमेरिका को इस क्षेत्र में दखल क्यों नहीं देना चाहिए। मॉनसून, द इंडियन ओशन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर, रॉबर्ट D. कपलान द्वारा लिखी गई है ये किताब।
वे मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और ये इस पूरे क्षेत्र पर एक बेहतरीन किताब है। द वंस एंड फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, वाई ग्लोबल सिविलाइजेशन विल सर्वाइव द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये किताब अमिताभ आचार्य ने लिखी है। वे अमेरिका में प्रोफेसर हैं। उनकी एक और किताब है जिसका नाम है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू इंडो पैसिफिक, कल्चर, आइडेंटिटी एंड द रिटर्न टू जियोपॉलिटिक्स। मैंने इन्हें अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन ये काफी बेहतरीन नजर आती हैं और इस क्षेत्र को एक अलग नजरिए से देखती हैं। द न्यू कोल्ड वॉर एंड द रीमेकिंग ऑफ रीजन्स। इसे टीवी पॉल और मार्कस कोन प्रोबस्ट संपादित किया है। इस किताब में उन्होंने इस क्षेत्र के जुड़े कुछ बेहतरीन दिमागों और विचारकों के निबंधों को इसमें शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि ये किताबें आपको पसंद आएगी। वर्ल्ड व्यू में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।